हाँ जी, सारा बहन राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों के बारे में हम पढ़ेंगे। आपसे एग्जाम ये पूछे तो सारे क्वेश्चन ये क्या पूछे, एग्जाम आपसे ये पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें कौन से पत्थर से बनी है, कौन कौन सी मोहर इंपॉर्टेंट है, सील्स, इसके साथ इन सील्स का क्या यूज होता था ये भी देखेंगे। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे लास्ट में मनके या बीड्स की। सिंधु घाटी सभ्यता में जो छोटे छोटे मनके होते हैं जिनकी माला बनाई जाती है, तो आप देखोगे तो ये मनका पत्थर से बनाया जा रहा है, कौन से पत्थर से मनके बने हैं, फिर इनकी माला कैसे बन रही है, इनका यूज क्या, यही पढ़ना है। सबसे पहले हम देखते हैं मोहरे। आपसे यूपीएससी पूछे सिंधु घाटी सभ्यता के को लेके क्या पूछे कि मोहरें क्या होती है, ओ क्या थी, और सिंधु सभ्यता में इसका उपयोग किस लिए होता था। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का यूज व्यापारिक, धार्मिक, आपसे कोई पूछे व्यापार के लिए भी मोहर का यूज होता था कि बहुत सारी मोहरें मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिल रही। मेसोपोटामिया कहाँ है, इराक, याद रखना। आपसे कोई पूछे आज का जो इराक है वहां पे मेसोपोटामिया सभ्यता थी, तो वहां पे भी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें मिले। इसका मतलब ट्रेड के रूप में यूज हो रहा है, धार्मिक रूप से भी यूज हो रहा था मोहरों का। दूसरा, एक समाज में पहचान कि समाज एक विषय हो सकता है। जॉन मार्शल ने बोला है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या थे, हेड थे, जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और अखिलदास बनर्जी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता की क्या की थी, खोज की थी। जॉन मार्शल कौन है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे उस टाइम। तो उन्होंने ये भी कहा है कि मोहरों का यूज ये हो सकता है कि सामाजिक पहचान के लिए भी, एक अलग समूह के, समाज के एक अलग समूह के लिए एक अलग मोहर हो सकती है। तो आपसे पूछे तो आपको जवाब ये देना है कि सिंधु सभ्यता की मोहरें न केवल उस समय की आर्थिक, धार्मिक और कलात्मक उन्नति का प्रतीक है, बल्कि उस समय की संस्कृति की विचारधारा और व्यापारिक संबंधों का भी साक्ष्य देती है। व्यापारिक संबंध में बता चुका हूं कि मेसोपोटामिया में मिली है। इसके साथ साथ आप ले सकते हो, मोहरें सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख और रहस्यमयी वस्तुएं मानी जाती है। इनका उपयोग केवल सजावट और कला के लिए, बल्कि उस समय के व्यापार, धार्मिक विश्वास, प्रशासन और सामाजिक पहचान का भी महत्वपूर्ण हिस्सा था। तो हम देखो, धार्मिक रूप से पशुपति की जो मोहर है, इसको भी धार्मिक महत्व के मान सकते हैं। माथर देवी है मदर ऑफ अर्थ, जिन्होंने जॉन मार्शल ने बताया, उस मोहर के बारे में हम पढ़ेंगे अभी आगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसी से ही। तो क्या शुरुआत होती है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों का यूज किस किस में होता था। पहला देखो, सिंधु सभ्यता में मोहरों का यूज, तो पहला हम पढ़ेंगे व्यापार और माल की पहचान के लिए कि मान लो यहां से सिंधु घाटी सभ्यता से माल कहां जा रहा है, मेसोपोटामिया, इराक जा रहा है। ठीक, अब व्यापारिक मार्ग पे मुहर लगाई जाती थी, जिसे आज के जमाने में क्या कहते हैं, ब्रांड लेबल बोलते हैं, या फिर बार कोड है। उसी तरह ये मोहरें क्या यूज होती थी, व्यापार पे माल। ये मोहरें बताती थी कि यह सामान किस व्यापारी और कारीगर का है। लोथल जैसे बंदरगाह पर नगर से कई ऐसे मोहरें मिले जो व्यापारिक गतिविधियों का क्या देती है, परिणाम देती है। तो आप पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि इन मोहरों का यूज अधिकतर व्यापारी भी करते थे। पहला यूज मोहरों का। दूसरा यूज होता है कागज और कलम पे आधारित अधिकार चिन्ह के रूप में। तो मतलब जैसे बहुत सारे आज हम देखते हैं, बहुत सारे आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाना, पीडब्ल्यू मिनिस्ट्री की अलग मोहर है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की अलग मोहर है, एजुकेशन मिनिस्ट्री की अलग मोहर है, सील अलग होती है ना उनकी। उसी तरह मोहरों से दस्तावेजों पे छाप लगाई जाती थी, जैसे आज सरकारी स्टैंप होते हैं। इसमें किसी वस्तु या संधि का स्वामित्व तय होता था। तीसरा यूज धार्मिक प्रतीकों के रूप में। पशुपति शिव, जैसे मैंने बताया था, पशुपति शिव, स्वस्तिक, पीपल का वृक्ष, एक सींग वाला मोर। देखो, एक चीज याद रखना, मोहरें बहुत मिली, लगभग 2000 प्लस मोहर है। कहां पे, सिंधु घाटी सभ्यता में। सबसे ज्यादा मोहरें यही मिली है। कौन सी मिली है, एक सींग वाला पशु। इस एक सींग वाले पशु में देखोगे बिना कुबड़ वाला ये बेल है, और जिसके आगे एक सींग है सर पे। तो सबसे ज्यादा मोहरें इसी की मिली है। इसका उपयोग पूजा, सुरक्षा, ताबीज, आध्यात्मिक शक्तियों के लिए भी मोहरों का उपयोग किया जाता था। अब आपसे भाई एग्जाम थोड़ा बहुत फैक्ट पूछे तो सबसे पहले हम देखते हैं। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों की संख्या प्लस 2000 के प्लस है। ठीक है, 3000 2000 के बीच में मोहरें मिली है। इनमें सबसे ज्यादा मोहरें जो मिली है वो कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है।
सबसे ज्यादा मोहरें, लगभग 60% मोहरें कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है, ये याद रखना, सबसे ज्यादा मोहरें। दूसरा, ये दर्शाता है कि इनका उपयोग व्यापार, पहचान, मतलब किसी समूह की पहचान के रूप में मोहर का यूज होता, धार्मिक प्रतीक और दस्तावेजों के लिए भी मोहर का उपयोग किया जाता था। अब मैंने बोलो मोहनजोदड़ो में सबसे ज्यादा मिलती थी, तो हड़प्पा कहां पे? ये हड़प्पा रहा, ये मोहनजोदड़ो रहा, दिख गए। लोथल कहां पे? देखो ये रहा लोथल, वापिस देखो ये समुद्र का पोर्ट वाला एरिया। तो इन थोड़ा एरियाओं का ध्यान रखना, ठीक। अब आगे, अब आता है कि जो मोहरें मिली है सिंधु घाटी सभ्यता में, आपसे एग्जाम थोड़ा बहुत मजाक कर सकता है, आपसे पूछे कि उनकी साइज कैसी थी, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों की साइज क्या थी, तो आप क्या बताओ? देखो, अधिकतर मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता की 4 प्रकार की मिली है। कौन कौन सी? वर्गाकार, मतलब चौकोर, चारों तरफ, चारों भुजाएं वर्गाकार हो, ये मोहरें। कौन सी मिली है? वर्गाकार मोहरें। गोलाकार, एकदम गोल, जिनकी आकृति गोल है, ठीक। घनाकार, क्यूबिकल, क्यूबिकल आपने जो ये लूडो खेलते हैं, जिसकी लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई सब कुछ बराबर होती है, तो क्यूबिकल मोहरें मिली है। इसके साथ साथ घनाकार, है घनाकार, सॉरी बेलनाकार, घनाकार हो गया बेलनाकार, बेलनाकार बेलन देखा है, रोटी बेलने वाला, ये मोहर देखो वैसी है, एकदम लंबी बेलनाकार भी मोहरें मिली है। तो कितने प्रकार के आपसे पूछे, तो ज्यादातर मोहरें 4 प्रकार की हैं, अरे इन चारों के प्रकार बता दोगे, ठीक। अब आगे कि मोहरें जो बनी है, तो अधिकतर मोहरें किस पत्थर की बनी है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें किन पत्थर की बनी है। तो सबसे ज्यादा याद रखना इन 5 पत्थरों का 5 चीजों का यूज किया गया। पहला, सेल खड़ी, जिसे हम बोलते हैं सिएटाइट। क्या बोलते हैं? सिएटाइट। इस सेल खड़ी पत्थर से सबसे ज्यादा मोहरें बनी है। तो आपसे कोई पूछे किस पत्थर का सबसे ज्यादा यूज किया गया? सेल खड़ी का यूज किया गया। अभी इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, इसी पत्थर से आज टेलकम पाउडर बनता है। टेलकम पाउडर लगाते हैं ना, पाउडर, वो इसी पत्थर से बनता है। तो सेल खड़ी सबसे अधिक प्रचलित और मुलायम, पर खुदाई के बाद पकाकर कठोर। मुलायम क्यों? देखो, एक चीज याद रखना, सेल खड़ी है जो सिएटाइट है, इसको आप, ये बहुत मुलायम होता है, लेकिन आग में रखोगे तो ये जलेगा नहीं, ये कठोर ही होगा। इसकी विशेषता तेरा, आपको इसको नाखून से एकदम ऐसे खूंच सकते हो, तो इस पे एकदम मोहर बनाना आसान था। दूसरा, कांसली मिट्टी है। कांसली मिट्टी इसलिए बोलते हैं, इस मिट्टी को गूंथ के थोड़ा बहुत, क्वार्टरजाइट पत्थर है। क्वार्टरजाइट पत्थर सुना नाम आपने? है, क्वार्टरजाइट पत्थर को पीस कर उसमें थोड़ा सा कांस भी मिलाया जाता था, और उस मिट्टी से मोहर बनाई जा रही है। चट से मोहर बनाई जाती है। चट ऐसा पत्थर है, इसे मोहर बनाई जाती थी। है कार्लिन, कार्लेन से देखो, कार्लेन से मोहर तो मिली है, लेकिन कार्लेन से जो गोमेद बोलते हैं, इससे सबसे ज्यादा क्या मिले? मनके मिले। देखो, ये कार्लेन व्हाइट, रेड कलर का कार्लेन होता था। कौन से कलर का? रेड कलर का। चमकीला पत्थर है, लाल कलर का है। टेराकोटा मिट्टी है, आप सबको पता है, मिट्टी को उसके आकृति बना के छांव में सुखा के फिर उसको गर्म कर लो, तो वो टेराकोटा की मोहर हो जाती थी। तो आपसे पूछे, तो सबसे पहले मैंने बोला सेल खड़ी। तो सेल खड़ी देखो ऐसे दिखता है, सिएटाइट ऐसा दिखता है, एकदम मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, लेकिन आग में कभी नहीं जलता है। आग में डालोगे तो कठोर ही होगा। इससे मोहरें बनी। सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें मेरे भाई सिएटाइट से बनी है। यह क्या? एक प्रकार का कोमल, चिकना, गर्मी सहन करने वाला पत्थर, जिसका उपयोग प्राचीन काल में विशेष रूप में किस चीज के लिए होता? मोहरें बनाने, मूर्तियां भी बनी है, बर्तन और मनके बने। किसे? सिएटाइट से। अब क्वेश्चन है, देखो सिएटाइट याद है, याद रखना, टेलकम पाउडर, इसमें टेल खनिज पाया जाता है, और यही टेल खनिज से यह पाउडर बनता है, ठीक। अब आपसे पूछे सिएटाइट क्या है, याद रखना ये बहुत ही नरम होता है, आप इसको नाखून से भी कुरच सकते हो, हैं, लेकिन आग में नहीं जलेगा ये, ठीक। नाखून से भी कुरचा जा सकता है। गर्मी सहन शक्ति बहुत ज्यादा है। आज इसका अधिकतर विद्युत में, है, लाइट वाले इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, ठीक। और इसका रंग कैसा है? आपसे कोई पूछे इसका रंग, देखो ये एक पीपल की मोहर है जो सिएटाइट पे बनी हुई है। तो आपसे कोई पूछे सिएटाइट, आज सिएटाइट का क्या यूज हो? देखो, अधिकतर इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, इंसुलेटर का मतलब जो लाइट वाले हैं, ये करंट को पास नहीं होने देगा। तो आज प्रेजेंट टाइम में यूज किसका है?
सिएटाइट बहुत अच्छा विद्युत रोधक है, इसे इलेक्ट्रिक उपकरणों में उपयोग किया जाता है। तो सिएटाइट का पहले क्या यूज था? सेल खड़ी बोलते हैं। सबसे ज्यादा मोहरें किसकी बनी है? सेल खड़ी की। आज क्या यूज है? टेल कंपाउंडर में भी है, और जैसे स्विच वगैरह आते हैं ना लाइट वाले, उनमें सब में ये यूज होता है। फ्यूज के एरियर में क्यों यूज होता है, सब आपको बताना है। इसके साथ साथ जितनी भी मोहरें बनी है उनके पीछे एक घुंडी होती थी। जैसे मान लो ये मोहर है और इसके पीछे मान लो ये खड्डा सा खोद दिया, घुंडी जानते हो, पीछे जिस दीवार पे टांग सकते हैं। तो ये आपको बताना है कि सारी मोहरों पे क्या होता था? एक पीछे घुंडी बनी हुई थी। अब क्यों से नहीं आते हैं कि मोहरों पे कौन कौन से पशु थे, ये एग्जाम पूछता है। देखो मैंने बोला कौन कौन से पशु थे, तो सबसे पहले देखते हैं कौन से नहीं थे। ये जरूरी है, कौन से नहीं थे ये जानना जरूरी है। कौन से थे वो लिस्ट याद रह जाएगी। एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले कि ये था गाय की, सिंधु घाटी सभ्यता में गाय की कहीं भी मोहर नहीं मिली है, ये चीज नोट कर लेना। क्या? एक मिनट। सिंधु घाटी सभ्यता में गाय की मोहर का कहीं भी चित्रांकन नहीं मिलता। संभवतः उसमें गो पूजा पर्सनल में नहीं, लेकिन गाय की नहीं मिली, लेकिन वर्सन मतलब बेल की बहुत मिली है, बहुत ज्यादा मिली है। आप मान लो कि सबसे ज्यादा अगर वो एक सींग वाला बेल है बिना कुबड़ का, उसकी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो गाय की नहीं मिली है, बेल की मिली। घोड़ा बिल्कुल नहीं, घोड़े के बारे में सिंधु देखो अवशेष मिले हैं लोथल वाले एरिया में, लेकिन अधिकतर विद्वानों का, इतिहासकारों का ये मानना है कि सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से अनजान थे। और आपको भी यही बोलना है। शेर का कोई मोहर नहीं मिली है, शेर से वो अनजान बताते हैं। ऊंट का भी कहीं नहीं मिला है। तो अब आता है किस किस की मिली है। तो सबसे पहले वर्षभ बेल की मिली है, याद रखना। किसकी मिली है? बेल की मिली है। हाथी की मिली है, गेंडा की मिली है, बाघ की मिली है, भैंसा की मिली है, हिरण, बकरा। देखो ये चीज थोड़ा ज्यादा याद रखना, यहां पे तुम कंफ्यूजन करोगे। हिरण, बकरा, लोग सोचेंगे यार बकरे की कहां पे मिलेगी। सिंधु घाटी सभ्यता में बकरे की मोहर ऐसी मिली है कि उसका आधा शरीर तो शेर जैसा है और मुंह उसका कैसा है? बकरी जैसा है। तो याद रखना बकरे की बहुत सारी मिली है। खरगोश की मिली है। एक सींग वाला पशु जो ये रहा, एक सींग वाला पशु। बेल है, बिना कुबड़ वाला बेर है, लेकिन आगे बेल है, उसका आगे क्या लगा दिया है? सींग लगा दिया। हाथी की बोलूं तो ये रही हाथी की, बेल की ये रही है। तो आपसे कोई पूछे गेंडा, बेल है, इन सब की मोहरें मिली। अब आपसे वापस क्वेश्चन देखो, अधिकतर मोहरें आप देखोगे पशुपति शिव, इसकी पढ़ेंगे अभी अभी पशुपति शिव की मोहर के बारे में, जिन्हें त्रिमुखी योगी भी कहा गया है, पद्मासन और जानवरों से घिरे हुए, इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। ठीक। संयुक्त में मोहरें भी मिले। संयुक्त का मतलब, संयुक्त जीव का मोहर का मतलब कि आधा, जैसे सिंह है शेर का, जैसे शरीर शेर का और सिर किसका है? बकरी का। जैसे अभी मैंने बताया था कि एक मोहर है जिसके अंदर ये पूरा शरीर देखोगे ऐसा लग रहा है कि भाई शेर का है, लेकिन आगे मुंह किसका बना दिया? बकरी का बना दिया। ठीक। एक मोहर में गर्भवती स्त्री है जिसके पेट से क्या निकल रहा है? पौधा निकल रहा है, जिसे मातृ शक्ति है, पृथ्वी देवी का प्रतीक माना है। इसके ऊपर हम अलग से पढ़ेंगे। सांप और गरुड़ का भी मिला है। तो ये मोहरें मिली है। अब आपसे एग्जाम वापिस देखो, आप कहोगे यार इतना फैक्ट बता दिया, कुछ सही नहीं लगा। देखो एक चीज याद रखना, जिन मोहरों पे स्क्रिप्ट मिली है, बहुत सारी मोहरों पे क्या मिली है? स्क्रिप्ट मिली है, लेख मिले, उनके ऊपर चित्र नहीं है, ये याद रखना। कुछ आयताकार मोहरों पे चित्र नहीं है, केवल लिपि पाई गई है। बहुत सारे मतलब किसी पे है, लेकिन बहुत सारों पे नहीं है जो आयताकार है। तो ये याद रखना कि प्रशासनिक लेख के रूप में भी यूज किया जाता। अब अपने यूपीएससी के लिए मेन इंपोर्टेंट क्या है? मेन इंपोर्टेंट इतनी देर हम जो बकवास किया मैं उसी का थोड़ा सारांश देखते हैं कि किस पशु का चित्र सर्वाधिक मिलता है। आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु का सर्वाधिक मिलता है, मैं बार बार कह रहा हूं, एक सरंगी वर्षभ मतलब यूनिकॉर्न। देखो ये वाला, इसका ये बेल है, लेकिन इस बेल के कुबड़ नहीं है, इसके सर पे दो सींग नहीं, एक सींग है, यूनिकॉर्न। ठीक। इसके बाद किस वृक्ष का सबसे ज्यादा मिलता है? वो है पिंपल का पेड़। पिंपल का पेड़ सिंधु घाटी सभ्यता में पूजनीय पेड़ था। सबसे ज्यादा वृक्षों में पीपल का पेड़ मिलता है। कौन से पशु मोहरों पे नहीं है? गाय, घोड़ा, सिंह, ऊंट, ये मैं बता चुका हूं, शेर वगैरह। ठीक। अब आपसे पूछे गुरुड और सरप की सांप वाली मोहर कहां मिली है? हड़प्पा से मिली है। तीन अजगर वाली, घड़ियालों वाली चून दोदरों से मिली है। कहां से मिली है? चूहन दोड़ो से मिली है। अब आगे चलते हैं।
मेन 3-4 मोहरे हैं, इनके बारे में एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो आपसे ये पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या नौका के बारे में जानते थे? हाँ। कहां से मोहर मिली? लोथल। कहां से? लोथल और मोहनजोदड़ो से नौका की मोहर मिली। देखो ये वाली नाव बनी हुई इस मोहर पे, यही मिली थी भाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे की साइड से। सो दिल्ली नेशनल म्यूजियम की साइड से ये डाउनलोड किया है। इस मोहर पे क्या बना हुआ है? नाव का स्पष्ट चित्र है। ये सिंधु सभ्यता में जल मार्ग व्यापार और नाव निर्माण की समुद्र कौशल का परिणाम है। अब आपसे कुछ क्वेश्चन ये देते हैं कि हड़प्पा से नाव वाली मोहर मिली, हड़प्पा से नहीं मिली है। मोहनजोदड़ो और लोथल से 2 मोहरें मिली हैं जिन पे नाव का चित्रण है। किनका चित्र है? नाव का चित्र है। इसी के साथ साथ एक मोहर और, किससे? बाघ से लड़ता हुआ एक आदमी। देखो ये एक आदमी है जो 2 बाघ से लड़ रहा है। ये कहां से मिली है? ये भी मोहनजोदड़ो से मिली है। एक व्यक्ति 2 विपरीत दिशाओं से आक्रमण करते हुए बाघों से संघर्ष कर। अब इतिहासकारों ने इसे क्या माना है कि एक धार्मिक प्रतीक माना है। इसे धार्मिक और पौराणिक रूपक माना जाता है। समझते शक्ति और साहस का प्रतीक। अब आपसे पूछे शक्ति और साहस का प्रतीक या धार्मिक रूप से मोहरें बनी है सिंधु घाटी से? हाँ, 2 बाघ से लड़ता हुआ एक आदमी का। आगे पशुपति शिव। देखो ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पशुपति शिव। अब ये पशुपति शिव है जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे, डायरेक्टर थे उस समय। इन्हें रुद्र शिव भी कहा। क्या कहा? रुद्र शिव भी कहा। ये सिंधु घाटी सभ्यता के शिव भी बोल रहा है। तो ये पशुपति शिव है। इनके ऊपर आप देखोगे मेन चीज क्या है। एग्जाम आपसे क्या पूछेंगे? कौन सी पोजीशन में बैठे हैं? पद्मासन। कौन सी पोजीशन में? पद्मासन। तो आपसे कोई पूछे पद्मासन में चौकी पे बिठाया दिखाया गया। इनके कितने मुख है? 3 मुंह है। देखो 1 2 3 मुंह है। इसके साथ आपसे पूछे इस मोहर में, पशुपति शिव की मोहर में कितने जानवर दिखाए गए हैं? तो 5 जानवर दिखाएंगे। आप 5 का आपसे नाम पूछ सकते हो। देखो सीधा याद रखना, जैसे मैं से खड़ा हूं, ये मेरा कौन सा हाथ है? हैं? लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड, मतलब बायां और ये दायां। आपको कंफ्यूजन हो, जिधर पॉकेट होती है वो लेफ्ट हैंड होता है ना? तो लेफ्ट हैंड में कौन दिखाया? तो याद रखना हाथी और बाघ को दिखाया गया। किसको दिखाया गया है? हाथी और बाघ को दिखाया। देखो यहां पे आएगा हाथी और बाघ किधर दिखाया गया है? बाएं साइड दिखाया गया है। तो मतलब हाथी और बाघ बाएं साइड दिखाया गया है। दाहिने साइड ऊपर कौन है? गेंडा। नीचे कौन है? बेल है, सॉरी भैंसा, बेल बोल रहा हूं। नीचे कौन है? भैंसा। बेल का थोड़ा सींग थोड़ा सा छोटा, इसके बड़े। नीचे कौन है? भैंसा। तो ऊपर कौन? गेंडा और भैंसा। इसके साथ साथ एक और जानवर है जो दिखाया गया, वो है हिरण। कहां पे दिखाया गया? यहां पे। ये देखो ये कौन है? हिरण। तो आपसे कोई पूछे कि पशुपति शिव पे कितने जानवर दिखाएंगे? 5 जानवर दिखाए गए हैं। किसने इनको रुद्र शिव बोला है? जॉन मार्शल ने इनको क्या बोला है? रुद्र शिव बोला है। जॉन मार्शल कौन है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के क्या थे? डायरेक्टर थे। उन्हीं के नेतृत्व में फर्स्ट टाइम दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज की थी। बता दोगे? उन्होंने इनको क्या बोला है? पशुपति को रुद्र शिव बोला है। तो अब इन्हें प्रोटो शिव या योगी रूप में शिव भी माना जाता है। तो प्राचीन योग परंपरा का पहला साक्ष्य कहां से मिलता है? हमें पशुपति शिव की मोहर से मिलता है। आप दे दोगे जवाब इसका? अरे कहां से मिली है मोहर? आपसे बोले कि हड़प्पा से मिली है, नहीं, मोहनजोदड़ो से मिली है। कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। अब आगे एक है हड़प्पा में। अब देखो हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो नहीं में, हड़प्पा में उल्टी स्त्री वह गर्भ से पौधा निकलने वाली, मतलब एक मोहर मिली है जो उल्टी है। उल्टी का मतलब सर नीचे है, पैर ऊपर है। ठीक। अब और उनके गर्भ से क्या निकल रहा है? एक पौधा निकल रहा है। इसको जो सर जॉन मार्शल वापस बता रहा हूं, जॉन मार्शल ने क्या बोला है? सिंबल ऑफ फर्टिलिटी और गॉडेस ऑफ अर्थ बोला है। तो अब कहां मिली? हड़प्पा में मिली। आकृति क्या है? एक स्त्री की उल्टी मुद्रा को दर्शाया गया है। सिर नीचे है, पैर ऊपर है और गर्भ से क्या निकल रहा है? एक पौधा निकल रहा है। और इस पौधे को क्या माना गया है? प्रतीक माना। किस चीज का? स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता दिखाया गया है, जो मातृत्व का प्रतीक है या फर्टिलिटी का
प्रतीक है। देखो ये अंकन जनन, पुनर्जन्म और मातृत्व को दर्शाया गया है। ये कहां से मिली आपसे पूछे तो सर जॉन मार्शल ने क्या बोला है, अर्थ ऑफ गॉडेस। तो जॉन मार्शल ने जो हड़प्पा में जो ये मोहर मिली है, ये मोहर मिली है, इसके बारे में जॉन मार्शल ने क्या बोला है, जॉन मार्शल ने बोला है कि पृथ्वी देवी। आपसे कोई पूछे अर्थ गॉडेस तो पृथ्वी देवी क्यों बोला, इसके बारे में बता। जॉन मार्शल ने इस मोहर की व्याख्या करते हुए कहा, क्या कहा, यह स्त्री प्रतीकात्मक रूप से मातृ प्रकृति और या पृथ्वी देवी को दर्शाती है, जो जीवन को क्या देती है, जन्म देती है। यह इस बात का संकेत देती है कि सैंधव लोग स्त्री प्रजनन शक्ति और प्रकृति की उपजाऊ क्षमता की पूजा करते थे। आपसे पूछे तो ये इस मोहर के बारे में बता देना। यह दर्शे भारतीय परंपरा की मातृ देवी अवधारणा, जैसे उर्वशी प्रकृति भूमि देवी की प्रातिनिधिक का उदाहरण माना जा सकता है। तो जॉन मार्शल, अब मैं बार बार कह रहा हूं जॉन मार्शल कौन है, आप भूल जाओगे ना। तो देखो वापस देख लो जॉन मार्शल कौन है। सबसे पहले जॉन मार्शल के बारे में एक चीज याद रखना, जॉन मार्शल कौन है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, 1861 में। किसने की, अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। ये अलेक्जेंडर कनिंघम ने, देखो दोनों जॉन मार्शल ये है, अलेक्जेंडर कनिंघम ये, इन दोनों का महत्व बहुत, अगर आप इतिहास को में रुचि रखते हो। अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोज किसकी की थी, मौर्य, गुप्त और बौद्ध स्थलों की खोज की थी, ठीक। लेकिन जॉन मार्शल का भी योगदान है कि इसने हड़प्पा सभ्यता के और मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी, कुछ भी बोल दो, इन सभ्यता के स्थलों की खोज इसके नेतृत्व में थी, ठीक। अब आपसे कोई पूछे जॉन मार्शल कौन है तो बता देना कि जॉन मार्शल आर्कियोलॉजिकल सर्वे के 1902 से 1928 तक क्या रहते हैं, डायरेक्टर रहते हैं। तो बता दोगे हैं, अरे आर्कियोलॉजिकल सर्वे कब स्टैब्लिश्ड हुआ ये भी बता देना। अब इसके साथ साथ हम वापस आते हैं। इसके साथ साथ एक मोहर और मिलती है जिसपे सांप है और गरुड़ है वाली मोहर, जिसपे दिखाया गया है कि अंधकार पे प्रकाश की विजय। तो आपसे पूछे ये कहां पे मिली, ये हड़प्पा में मिली है, याद रखना हड़प्पा। इसके साथ साथ एक और मिली है, कौन सी, एक मोहर पे 3 अजगर है। कितने अजगर है, 3 अजगर है। और कहां पे मिली है, सॉरी घड़ियाल अजगर बोलो, घड़ियाल, अजगर अलग होता है, घड़ियाल अलग है। तो कहां पे मिली है, चून दो दड़ो। कहां पे मिली है, चूहू दड़ो। कहां पे मिली है, चूहे दड़ो पे 3 घड़ियाल की मोहर मिली है। और हड़प्पा में किसकी मिली है, गरुड़ और सांप वाली मिली है। तो आपसे पूछे गरुड़ और सांप, इसके साथ साथ क्या स्वस्तिक की भी मोहर मिली, आज भी स्वस्तिक हमारे घरों पे लगा रहता है। कहां मिली है, सिंधु घाटी सभ्यता में उसकी मोहरें मिली है। कौन से पत्थर का हो सकता है, शैल खड़ी का है ना, दिख रहा है थोड़ा बहुत शैल खड़ी पत्थर में, लेकिन मोहरें मिली है किसकी, स्वस्तिक की मिली है। पिंपल के पेड़ की मोहरें मिली है। एक चीज याद रखना, सबसे ज्यादा वृक्ष पे किसी की मिली है तो वो कौन सा है, पीपल के पेड़ की मिली है। तो ये धार्मिक प्रतीक है, धार्मिक रूप से भी हम मान सकते हैं कि धार्मिक प्रतीकवाद और प्रकृति पूजा उस काल में प्रचलित थी। आपसे पूछे तो क्या बताओगे, हाँ कि पिंपल की मिली है तो शायद प्रकृति पूजा है, और स्वस्तिका भी है जिसे हम धर्म से जोड़ सकते हैं। इसके साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे की पट्टिकाएं मिली है। किसकी मिली है, तांबे की ये पट्टिकाएं मिली ऐसे। तो इनको जॉन मार्शल ने क्या बताया, जॉन मार्शल ने कहा कि ये ताबीज है। क्या बताया, इन पे देखो मोहरें अंकित है, जॉन मार्शल ने इनको बताया है इन मोहरों को ताबीज। जबकि वीएस अग्रवाल ने कहा है कि ये तांबर मुद्राएं हैं, कॉपर शील या कॉइन माने जाते हैं, जिनका प्रयोग मुद्रा या व्यापारिक टोकन के रूप में होता था। जबकि जॉन मार्शल ने माना है कि ये ताबीज है, एम्यूलेट्स है, शायद धार्मिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि जो ताम्र पट्टिकाएं पाई गई है उनको जॉन मार्शल ने क्या बताया, ताबीज बताया। इन्हीं ताबीज के आधार पे यह आइडिया लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुछ अंधविश्वास में विश्वास रखते थे। देखो आइडिया लगाया गया, अभी तक वहां की लिपि नहीं पटी गई है सिंधु घाटी सभ्यता की, है ना। तो कहां से मिली है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से ये ताम्र पट्टिकाएं मिली है। इसके साथ साथ हम पढ़ते हैं बीड्स। तो बीड्स क्या, देखो छोटे छोटे गोल, अंडाकार, बेलनाकार या अन्य आकृति की सजावट में, देखो गोल है,
छोटा है, एकदम छोटा, बड़ा गोल, फिर बेलनाकार भी है। ये पत्थर से बनाया जाता है, इनमें छेद करके धागे में पिरोया जाता है। इनको यहाँ पे सजावट के रूप में घरों में लगा दो, सजावट के, या माला के रूप में इनका उपयोग किया जाता था। इनको क्या बोला जाता है? मन के बीड्स या मन के। अधिकतर यूज किन में? देखो ये रहे बीड्स, दिख रहे, छोटे छोटे गोल भी है, बेलनाकार है, लंबे, अलग अलग टाइप के है। इनका उपयोग हार, कंगन, झुमके, कपड़ों की कढ़ाई के रूप में यूज किया जाता है। देखो ऐसे हार मिली है, सिंधु घाटी सभ्यता का हार है भाई। देखो ये कोई एआई की पिक नहीं है, रियल पिक है ये, है? नेशनल म्यूजियम है दिल्ली में, वहां पे जाके देखना, आपको पिक मिलेगी। और सिंधु घाटी सभ्यता में मनकों का हार मिला है। तो अब आपसे कोई पूछे हार किस किस से बनते थे? शेल खड़ी से, गोमेद से, कासली मिट्टी से, शंख और शीप से भी हार बनते थे। शंख और शीप से मोहरें नहीं बनती थी, हार जरूर बनते थे। हाथीदांत से भी हार बनते थे। हाथीदांत से कोई मोहर नहीं मिली है सिंधु घाटी सभ्यता में। सोना और चांदी और तांबे से भी मन के बने हुए मिलते थे। तो आपसे कोई पूछे गोमेद का मतलब कार्लेन, देखो ये लाल कलर का पत्थर होता था, अधिकतर ये कार्नेल का मिलेगा आपको। मोहरों में अधिकतर पत्थर कार्नेल यूज किया गया। तो आपसे कोई पूछे मन के बनाए जाते थे, मन के मिले? हाँ हाँ, सिंधु घाटी सभ्यताओं में मनकों का उपयोग सबसे ज्यादा याद रखना सजावट के लिए, गहनों के रूप में या सजावट के रूप में ये लोग उपयोग किए जाते थे। दूसरा, मनकों का ट्रेड भी मिलता है कहां पे? मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ सिंधु घाटी सभ्यता में मनकों का उपयोग किया जाता था। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों में सबसे अधिक प्रयुक्त सामग्री कौन सी थी? तो मोहरों में सबसे ज्यादा किसका यूज किया गया था भाई? मैंने शुरू से बताऊं, सिएटाइट मतलब सेल खड़ी का यूज किया गया। मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मोहर में किस मुद्रा में व्यक्ति बैठा है? तो किसमें बैठे हैं? पद्मासन। आपसे कोई पूछे सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्ताकासन, वज्रासन? नहीं, पद्मासन में बैठे हैं। और 5 जानवर मैंने बताए, कितने जानवर है? 5 पशुपति में। सीधा सा याद रखना है, जो ये बायां हाथ है, ये दाहिना है, दाहिना और बायां में, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट साइड में ऊपर कौन है? हाथी, नीचे कौन है? बाघ। इसमें गेंडा और भैंसा, और नीचे कौन है? मोर के हिरण। तो 5 जानवर याद रखना। इसके साथ साथ लोथल और मोहनजोदड़ो की एक मोहर में किस चित्र का उल्लेख मिलता है? दोनों में नाव का, नाव वाला बताया था लोथल और मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता में मन के किस प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाते थे? कर के लिए? नहीं। ज्योतिष कार्य के लिए? नहीं। गहन और सजावट के लिए? हाँ। ठीक, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप इनका जवाब दे सकते हो। इसी के साथ सारा बयान। राम राम, जय हिंद, जय भारत।